चलो स्टार्ट कर लेते हैं। डाइपोल मोमेंट के स्पेशल केसेस कर लेते हैं। डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन सबको पता है, डायरेक्शन सबको पता है, यूनिट और फॉर्मूला सबको मालूम है। चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, ये होता है उसका फॉर्मूला। यूनिट क्या बताई थी? डिबाई, ठीक है। और आपका और क्या था? डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी होती है, प्लस चार्ज टू माइनस चार्ज की तरफ आपका डायरेक्शन हो जाएगा इसका। अब बात करते हैं कि भाई ज्यादातर केसेस आप ऐसे देखेंगे जहां पर कि लोन पेयर एब्सेंट है। लोन पेयर अगर एब्सेंट है, मॉलिक्यूल में लोन पेयर नहीं है, तो वैसी ज्योमेट्री को हम लोग बोलते हैं रेगुलर ज्योमेट्री। कौन सी ज्योमेट्री आती है उसमें? रेगुलर। रेगुलर ज्योमेट्री में कौन कौन सी बताई थी आपको? टेट्राहेड्रल, लीनियर, ट्राइगोनल प्लेनर, फिर आपकी थी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, फिर ऑक्टाहेड्रल और पेंटागोनल बाइपिरामिडल। इनको बोलते हैं रेगुलर ज्योमेट्री। अगर ये रेगुलर ज्योमेट्री इस तरीके की है और इस ज्योमेट्री में लोन पेयर का नंबर 0 है, तो मैक्सिमम केसेस में ऐसा होगा कि डाइपोल मोमेंट 0 आएगा। डाइपोल मोमेंट क्या आएगा? 0, ठीक है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी देखे गए हैं जिसमें लोन पेयर है लेकिन डाइपोल मोमेंट 0 आ रहा है फिर भी। तो देखते हैं ऐसे केसेस को। तो पहली बात क्या ध्यान रखना है कि अगर रेगुलर ज्योमेट्री है और लोन पेयर एब्सेंट है, मतलब लोन पेयर तो नहीं है, रेगुलर ज्योमेट्री है। रेगुलर ज्योमेट्री कौन कौन सी थी? एक थी टेट्राहेड्रल, टी लिख दे। फिर उसके बाद ट्राइगोनल प्लेनर, टीपी। फिर उसके बाद कौन सी थी? लीनियर बोल दो। फिर कौन सी है आपकी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। फिर उसके बाद कौन सी थी? ऑक्टाहेड्रल। फिर आपकी थी पेंटागोनल बाइपिरामिडल। यही तो थी रेगुलर। ऐसी ज्योमेट्री हो मॉलिक्यूल में और लोन पेयर एब्सेंट हो, तो ऐसे केसेस में जो मॉलिक्यूल में म्यू नेट आएगा, डाइपोल मोमेंट आता है, वो 0 आता है। डाइपोल मोमेंट क्या आता है? 0 आता है। और ऐसे मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं नॉन पोलर। मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे? नॉन पोलर। डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें एग्जांपल ले लें अगर हम SF6 का। SF6 आपको पता है कि ऑक्टाहेड्रल होता है। तो ऑक्टाहेड्रल का क्या मतलब है कि सल्फर, ये एक स्क्वायर पे लगे हुए होंगे, ये वाले, ये सारे किस पे होंगे? एक प्लेन में होंगे, सेम प्लेन में होंगे। और ये क्या बना रहे होंगे? स्क्वायरिक पोजीशन बना रहे होंगे सेम प्लेन में। और एक ऊपर की तरफ होगा और एक कहाँ पे होगा? फ्लोरीन नीचे की तरफ। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कंपैरिजन में? सल्फर की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कंपैरिजन में। तो जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है वहां पे निगेटिव चार्ज डेवलप होता है, और जिसकी कम होती है वहां पे पॉजिटिव। तो इस पे पॉजिटिव आएगा और इस पे क्या आएगा? नेगेटिव। तो कितने इसमें डाइपोल बनेंगे? एक ये डाइपोल, एक ये वाला। तो ये वाला डाइपोल इस डाइपोल को कैंसिल आउट कर देगा क्योंकि 180 पे हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे एक डाइपोल ये बनेगा और एक डाइपोल ये वाला बन जाएगा, ये कैंसिल आउट कर देंगे। ये ऊपर और नीचे वाले हैं तो ये भी क्या करेंगे? एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये बात सबको क्लियर है? तो रेगुलर ज्योमेट्री में डाइपोल मोमेंट क्या हो गया? इसमें लोन पेयर एब्सेंट है तो इसमें डाइपोल मोमेंट क्या हो गया? 0 हो गया। और ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या बोल देंगे? म्यू नेट आपका 0 हो गया। और ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे? नॉन पोलर। क्लियर है बात?
जैसे ही लोन पेयर की एंट्री होती है, लोन पेयर की एंट्री के साथ डाइपोल मोमेंट आ जाता है, मॉलिक्यूल कैसा बन जाता है, पोलर। जैसे वाटर का एग्जांपल अगर ले लो आप, किसका एग्जांपल लें, वाटर। तो वाटर के अगर मॉलिक्यूल को देखो तो इस तरीके का कुछ वी शेप बताया था आपको, कैसा शेप होता है, वी। और दो होते हैं इस पे लोन पेयर। तो लोन पेयर भी जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो ये निगेटिव चार्ज की तरह काम करेंगे। H2O में डबल बॉन्ड कहाँ है, H2O को तो हमेशा ऐसा दिखाते हैं ना, यही तो है H2। तो लोन पेयर भी निगेटिव की तरह काम करेगा। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कंपैरिजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जब डाइपोल बनेगा तो जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम उस पे क्या बनेगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव। इतनी बात क्लियर है, यस और नो। तो यहाँ तक अपने को समझ आ गया कि दो डाइपोल बन गए, एक डाइपोल ये वाला और एक डाइपोल ये, दोनों ऐसे जाते हैं, ठीक है। अब अभी मैंने बताया कि लोन पेयर भी कैसे काम करेंगे, नेगेटिव चार्ज की तरह काम करेंगे। और लोन पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो सबसे ज्यादा नेगेटिव होता है, इसी की वजह से ही इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आती है। तो एक दो डाइपोल यहाँ पे और काम करेंगे। अब इसको दूसरे फिगर में दिखा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जो केस है वो क्या है, अपोजिट है। ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखो और खुद इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों की अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखोगे, माइनस पॉजिटिव चार्ज देखोगे, तो इस इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में ये ऑक्सीजन वैसे तो इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, लेकिन इसके कंपैरिजन में इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, इसकी कम। तो इसका मतलब Lp की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या ली जाती है, ज्यादा, इन कंपैरिजन टू एनी इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। कोई भी इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है उसके कंपैरिजन में अगर आपका लोन पेयर है तो उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को हम क्या मानते हैं, ज्यादा। तो अब इसमें क्या हो गया, लोन पेयर के कंपैरिजन में जो आपका ऑक्सीजन है वो कैसे बिहेव करेगा, पॉजिटिव की तरह, बात समझ रहे हैं। और ये कैसे बिहेव करेगा, नेगेटिव, ठीक है। अब इसमें कोई कंफ्यूज हो सकता है, वो ये सोच सकता है कि ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज कैसे आ गया, ठीक है। मान लो किसी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2 है और किसी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3 है, तो 3 वाला ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ना, बीच वाले इलेक्ट्रॉन को। तो जो ज्यादा तेजी से खींचेगा वो क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो जो खींचता है उस पे निगेटिव, और जिससे खींचा जाता है इलेक्ट्रॉन, जिससे अवे जाता है उस पे कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे ऑक्सीजन और लोन पेयर को अगर कंपेयर करो तो इलेक्ट्रॉन प्लस में मतलब इलेक्ट्रॉन जो होगा उसकी पावर ज्यादा हो जाएगी, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो एक डाइपोल ऐसे बन जाएगा और एक डाइपोल ऐसे। तो टोटल में अगर देखो तो वाटर मॉलिक्यूल में कितने डाइपोल हो गए, 4 डाइपोल हो गए, देख पा रहे हैं, 4 डाइपोल हो गए, यस और नो। अब देखो 4 डाइपोल का मतलब 4 वेक्टर काम कर रहे हैं इसके ऊपर। 2 वेक्टर तो ऐसे थे, 2 वेक्टर ऐसे थे, है ना। तो इनका रिजल्टेंट कहाँ पे काम करेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर की तरफ काम करेगा। ये बात मैंने सही लिखी है, ठीक। और 2 वेक्टर और थे, 2 वेक्टर कैसे काम कर रहे थे, ऐसे ऐसे। ये भी लगभग लगभग बात सेम ही है, ठीक। तो इनका नेट कहाँ पे काम कर रहा है, ये कौन से थे, ऑक्सीजन और एलपी वाला, और ये कौन सा था आपका, यहाँ पे कौन था, हाइड्रोजन, और यहाँ पे कौन था, ऑक्सीजन। तो 2 ये डाइपोल, ये डाइपोल और ये डाइपोल था। तो यहाँ पे एक म्यूनेट लगेगा, एक म्यूनेट वहां पे लगेगा, 2 म्यूनेट हो गए। तो दोनों म्यूनेट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, एक ही डायरेक्शन में अप्रॉक्सी लग रहे हैं। म्यूनेट 1 बोल दो
और इसको म्यूनेट 2 बोल दो। लगभग अगर एक ही डायरेक्शन में तो म्यूनेट 1 प्लस म्यूनेट 2 हो जाएगा। वैल्यू तो नहीं निकालनी है, लेकिन कुछ वैल्यू तो आएगी ना। तो इसका मतलब इसका म्यूनेट 0 होगा क्या? नॉन जीरो होगा ना। और जिसका म्यूनेट नॉन जीरो आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं उसको? पोलर। बात क्लियर है? किसी को नहीं क्लियर है तो बता दीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन। लोन पेयर जो है और जो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम अगर किसी और एटम के कंपैरिजन में हम देखते हैं उसको, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वैल्यू हमको पता होती है, उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जब हमने देखा तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है। उसके कंपैरिजन में हमने देख लिया कि जिसकी कम है उस पे पॉजिटिव और जिस पे ज्यादा है उस पे निगेटिव। लेकिन जब लोन पेयर आ गया, लोन पेयर का मतलब खुद इलेक्ट्रॉन है, और जो इलेक्ट्रॉन का खींचना और पुल करना या पुश करना होता है वो किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो यहाँ पे मान लो कि यहाँ थोड़ा निगेटिव चार्ज आएगा, पर यहाँ पे निगेटिव चार्ज बैठा हुआ, यहाँ पे थोड़ा आएगा, पार्शियल आएगा, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, तो वो तो अपने आप में बहुत ज्यादा निगेटिव है। तो इसलिए जो ज्यादा निगेटिव उसकी तरफ निगेटिव बनेगा पोल, और जो कम निगेटिव उसकी तरफ क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। तो ओवरऑल में 4 डाइपोल हो गए, जिसमें से 2 का नेट अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और दूसरे वाले 2 का नेट भी कहाँ लग रहा है? अपवर्ड। तो टोटल अगर देखोगे तो म्यूनेट कैसा लगेगा? अपवर्ड में। तो म्यूनेट की वैल्यू 0 नहीं होगी, कोई वैल्यू आएगी। और जब म्यूनेट की वैल्यू कोई आती है तो हम बोलते हैं कि उसकी वैल्यू नॉन जीरो है, तो मॉलिक्यूल क्या हो गया? पोलर। ठीक है, जैसे बोला जाए वाटर मॉलिक्यूल हैव डाइपोल मोमेंट और नॉट, तो आप क्या बोलोगे? इट हैव डाइपोल मोमेंट। कुछ वैल्यू होगी, वैल्यू नहीं निकालनी हमें। क्लियर हुई बात भूमि? अब देखो, जैसे यहाँ पे अभी जो रेगुलर ज्योमेट्री बताई थी उसमें लोन पेयर नहीं था, तो हमने बोला कि ज्यादातर केसेस में लोन पेयर अगर नहीं है तो म्यू क्या होगा? 0 आ जाएगा रेगुलर ज्योमेट्री में सब में। लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी देखे गए हैं, जैसे कि आप ले लो मॉलिक्यूल XCF2। कौन सा मॉलिक्यूल है ये? XCF2। XCF2 को अगर देखो तो यहाँ पे Z कैसे निकाल सकते हो आप? जरा Z निकालो। Z कैसे निकालते थे? सेंट्रल एटम पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिनॉन में कितने होते हैं? 8। फिर उसके बाद चार्ज होता है, तो उसको देखते हैं, चार्ज है नहीं। मोनोवैलेंट एटम कितने जुड़े हुए हैं? 2। तो फ्लोरीन कितने जुड़े हैं? 2। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो Z क्या आएगा? 5। अगर Z 5 आ गया तो इसका मतलब ये कैसा केस बन सकता है? एक तो sp3d है, ठीक है, तो ज्योमेट्री कैसी आनी चाहिए? ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इसका मतलब कि 5 है और 5 को आपको कैसी पोजीशन देनी है? कुछ इस तरीके, ऐसी पोजीशन देनी है। ठीक है, तो ये जो XCF2 मॉलिक्यूल होता है इसमें आपको सिखाया था कि अगर 2 फ्लोरीन है तो सबसे पहले फ्लोरीन को कहाँ लगाओ? ये वाली जो पोजीशन है इस पे। ठीक है, तो फ्लोरीन को हमने क्या किया? यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, और 3 लोन पेयर आ जाएंगे इसमें, 3 आएंगे लोन पेयर, क्योंकि 2 बॉन्ड बना लिए इससे। ये जो 5 आया है इसमें क्या है? 2bp and 3lp, 2 ही तो बॉन्ड बनाएगा फ्लोरीन से, 2bp and 3lp। तो तीनों जो लोन पेयर है वो कहाँ पे लगा दीजिए आप? कितने एंगल पे? 120 डिग्री पे लगा दो। अच्छा, इसका केस आपको याद है कि BF3 का मॉलिक्यूल ऐसा ही होता था, प्लेनर। और BF3 में म्यूनेट क्या बताया था हमने? 0। कैसे 0 किया था उसको? अगर ध्यान करो आप तो सबसे पहले तो ये फ्लोरीन फ्लोरीन का 0 आएगा।
सबसे पहली चीज पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, निगेटिव चार्ज यहाँ पे, तो एक डाइपोल मोमेंट इधर, पॉजिटिव इधर और निगेटिव इधर, एक डाइपोल मोमेंट इधर। ये दोनों डाइपोल मोमेंट क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, म्यू नेट इनका, और तीन डाइपोल यहाँ बनेंगे, एक ये एक ये एक ये, ठीक है। तो ये तीनों डाइपोल कैसे लगे हुए हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये कितने पे लगे हुए एक दूसरे से, 120। और आपको पता है 120 वाला केस तो हम पढ़ ही चुके हैं। 120 पे क्या हुआ था, 0 आ गया था तीनों का, यही था ना केस। BF3 जैसे ही 120 हो आप किसको याद करो, BF3 को। sp2 हाइब्रिडाइजेशन जैसे ही आया आप BF3 को याद करो कि इन दोनों के डाइपोल का रिजल्टेंट बीच में इसके अपोजिट को कैंसिल आउट, फिर इन दोनों का बीच में इसको कैंसिल आउट, फिर इन दोनों का बीच में इसको कैंसिल आउट कर दें, ऐसे कैंसिल हुआ, ठीक है। तो ये वाला कौन सा केस बन गया, ये जो लोन पेयर होंगे ये एक दूसरे के डाइपोल मोमेंट को क्या कर देंगे, लोन पेयर से जो डाइपोल्स बनेंगे वो क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। और कैंसिल करने का प्रोसेस आपको पता है कि एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, दो का रिजल्टेंट तीसरे को कैंसिल करेंगे, दो का रिजल्टेंट तीसरे के जस्ट अपोजिट लगेगा। तो ऐसे करके दो 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 एक दूसरे को कैंसिल कर। तो यहाँ पे म्यूनेट क्या आ गया, 0। और अगर म्यूनेट 0 है तो ये कैसा होगा, नॉन पोलर। लोन पेयर है लेकिन मॉलिक्यूल कैसा है, नॉन पोलर। क्लियर है बात। HCF4 में क्या होगा सोचो जरा, Z कितना आएगा जरा निकाल के बताओ, बता चुके हैं सारे केसेस, Z कैलकुलेट करो फटाफट। चार BP 2 LP है ना, यही बन रहा है ना। BP कितने होंगे, और 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 LP हो जाएगा। ये बनाने में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है ना। 8 इलेक्ट्रॉन है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, फ्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो 4 तो बन गए BP और 2 बन गए LP, तो 6 आ गया Z, Z इज इक्वल टू 6। 6 के लिए कौन सी ज्योमेट्री आ जाती है, sp3d2 आ जाता है और ऑक्टाहेड्रल बन जाता है ना। और ऑक्टाहेड्रल में तो आपको बताया ही था क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, 0। तो क्या करें, 0 कराना है तो ऐसे बना ले। अब की बार अपनी सुविधा से काम कर रहे हैं, अब की बार लोन पेयर कहाँ रख दिए, है ना। तो लोन पेयर वाला डाइपोल एक दूसरे को कैंसिल करेगा, ये इधर ये इधर, ये कैंसिल आउट, ये इधर ये इधर कैंसिल आउट, ये इधर ये। बात क्लियर है, या अलग अलग पॉजिटिव नेगेटिव लिख के दिखाऊं, बोलिए ऑनलाइन क्लियर है। चलो अब देखो भैया, कंपेयर कर, HF ले लो, HCl ले लो, HBr ले लो, HR। अच्छा, डाइपोल मोमेंट दो चीजों पे डिपेंड कर रहा था, किसके किसके ऊपर, DM क्या होता था, Q इंटू डी तो होता था, यस और नो। चार्ज और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन जो फैक्टर डोमिनेटिंग होता है इसमें वो चार्ज, चार्ज कौन सा फैक्टर है, डोमिनेटिंग
डोमिनेटिंग फैक्टर होता है ज्यादातर केसेस। ठीक है, मान लो दो ऐसे दिए हुए हैं आपका, जिसमें पहले वाले में चार्ज ज्यादा है और दूसरे वाले में डिस्टेंस ज्यादा है ना? तो आप मल्टीप्लिकेशन को कैसे सोचोगे कि जिसमें चार्ज ज्यादा है उसी में डाइपोल मोमेंट क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ठीक, तो अगर हम देखें ध्यान से, एच एफ को देख लो, तो एच एफ में यहाँ निगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव। ठीक, एचसीएल में भी यही केस बनेगा। अब अगर हम बोले कि चार्ज कहाँ पे ज्यादा डेवलप होगा कहाँ पे कम होगा, इसको सोचें, तो आप क्या बोलोगे कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा है इन सब में, तो फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर क्या है, सबसे ज्यादा। इसका मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा निगेटिव चार्ज और उसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे ज्यादा, जितना निगेटिव चार्ज आता उतना ही इस पे पॉजिटिव। मान लो इसमें -10 है, इस पे +10, इस पे चार्ज मान लो आता है आपका +9, इस पे -9, कम करते जाओ, इस पे चार्ज मान लो आता है +5 और इस पे आता है -5, इस पे +4 और इस पे -4, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, फिर किसकी होती है, फ्लोरीन की, फिर किसकी होती है, ब्रोमीन की, फिर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी होती है, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो HF के ऊपर निगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा डेवलप होगा, तो हाइड्रोजन पे सबसे ज्यादा पॉजिटिव, तो इस मॉलिक्यूल में चार्ज सबसे ज्यादा। और चार्ज डोमिनेटिंग फैक्टर अगर डिस्टेंस देखें तो डिस्टेंस लास्ट वाले में ज्यादा होगी। डिस्टेंस लास्ट वाले में क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। साइज भी तो देखना है भाई, HF मॉलिक्यूल है तो मान लो हाइड्रोजन इतना बड़ा, फ्लोरीन ये HF है, ठीक है, और मान लो हाइड्रोजन इतना बड़ा है और आयोडीन इतना बड़ा है, तो डिस्टेंस अपने आप ज्यादा हो जाएगा। तो डिस्टेंस फैक्टर किस में ज्यादा होगा, HI में, और डाइपोल मोमेंट क्या होता है, Q इंटू डी। तो हम ऐसा भी बोल सकते थे कि HI का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होना चाहिए, लेकिन अभी अभी आपको सिखाया कि चार्ज फैक्टर क्या होगा, डोमिनेट करेगा, तो चार्ज वाले को ही देखते हैं। ठीक है भाई, तो आइडियली यहाँ पे होना क्या चाहिए था, यहाँ पे DM का जो ऑर्डर होना चाहिए था वो होना चाहिए था आपका, डाइपोल मोमेंट का जो ऑर्डर होना चाहिए था, HF का सबसे ज्यादा, फिर HCl का, फिर HBr का, फिर होना चाहिए था HI का। डिस्टेंस फैक्टर को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, चार्ज फैक्टर को ज्यादा ले लिया, लेकिन देखा गया कि ये ऑर्डर भी सही नहीं है। एक्चुअली डाइपोल मोमेंट बेसिकली कैसे देखते हैं, एक्सपेरिमेंटली। केमिस्ट्री में आपको बहुत सारी चीजें क्या बताई कि पहले होती हैं, फिर उसके बाद उसका रीजन एक्सप्लेन किया जाता है कि ये ऐसा हुआ होगा। फिजिक्स में, मैथ्स में क्या होता है कि करके ही देखा जाता है, पहले करते हैं फिर रिजल्ट बोलते हैं, है ना, कि ये एक्सपेरिमेंट किया तो इसका रिजल्ट ये आया। और रिजल्ट कब फाइनलाइज करते हैं, जब उस एक्सपेरिमेंट को 4 बार 10 बार 1000 बार कर लिया जाता है, बोलते ये प्रिंसिपल बन गया भाई, ये बर्नौली थ्योरम है, ये थ्योरम है, ये थ्योरम है ना। यहाँ पे क्या होता है केमिस्ट्री में, थ्योरम भी दे दी जाती है, बना भी जाती है, पर केस टू केस क्या हो जाता है, एक्सेप्शन भी उसी में साथ साथ में चलते रहते हैं, फिर उन एक्सेप्शंस के क्या बताए जाते हैं आपको, रीजन एक्सप्लेन किए जाते हैं। तो ये वाला ऑर्डर क्यों गलत हुआ, ये इसको सोचते हैं भाई। जो राइट ऑर्डर है वो ये आया, थोड़ा सा डिफरेंस था, HCl का ज्यादा आया, फिर HF का, बाद में तो वही ऑर्डर था HBr और HI, थोड़ा सा डिफरेंस था क्या, HCl का ज्यादा हो गया, क्यों, क्योंकि देखा गया कि चार्ज फैक्टर तो यहाँ डोमिनेट कर रहा था, और डिस्टेंस कम थी, डी क्या था, छोटा था, ठीक। लेकिन HCl में ऐसा देखा गया कि डिस्टेंस ज्यादा हो गया और चार्ज क्या हो गया, कम है, चार्ज तो कम होगा ही,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, लेकिन ओवरऑल में दोनों के मल्टीप्लीकेशन का जो इफेक्ट आया वो HCl में ज्यादा है। Q इंटू डी HCl के केस में क्या हुआ, ज्यादा आ गया Q इंटू डी HF के केस में। तो यही तो DM है, बाकी सब में चार्ज फैक्टर डोमिनेट किया, लेकिन यहाँ पे जब चार्ज और डिस्टेंस का मल्टीप्लाई किया तो HCl की वैल्यू एक्सपेरिमेंट से देखा गया कि ज्यादा आ गई। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे इसको, ये किसका ऑर्डर है, किसका ऑर्डर है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, DM का, डाइपोल। ठीक है भैया, ठीक। और केसेस कर लें, अब आपका एक NCERT में एग्जांपल दिया होगा, में भी पूछा जाता है खूब, कंपटीशन में भी। NH3 और NF3 दो मॉलिक्यूल है, कौन से NH3 एंड NF3, दोनों मॉलिक्यूल में से किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, जरा सोचो, 1 मिनट ट्राई करो, फिर मैं बताऊं। which have more dipole moment, 1 मिनट के लिए सोचो, नहीं आएगा तो सब लोग ट्राई करिए। NH3 का, अच्छा बाकी लोग भी सोच लीजिए, ध्यान से सोचिए, ध्यान से सोचिए। ज्यादा होगा, क्यों, NF3 का ज्यादा होगा, सॉरी कैसे, तो वो ज्यादा होना चाहिए उसका, मॉलिक्यूल का पहले शेप शेप वेप के बारे में सोच लो, उसी हिसाब से डाइपोल मोमेंट लगेगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा दोनों में, NH3 में NF3 में हाइब्रिडाइजेशन सोचो कौन सा है, सब लोग ट्राई कर रहे हैं ऑनलाइन, ट्राई कीजिए। पीछे वाली स्लाइड में जाएं, आराम से सोच लीजिए, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, एक और आराम से सोचो, हमें कोई जल्दी नहीं। मॉलिक्यूल बना के डायरेक्शन सोच के उसके हिसाब से होगा आंसर। दोनों में हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है, NH3 और NF3 दोनों में हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है, क्यों NF3 में sp3 आ रहा है, NH3 में आ रहा है और NF3 में भी, कैसे हमने बताया, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, वैसे 3bp 1lp,
NF3 में ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, बनाए, बना दे। NH3 का जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है, याद है कुछ? हम तो NH3 का ही पूछ रहे थे, तुम बोल रही हो ऐसा ही होगा जैसा NF3, और NF3 का भी ऐसा ही होगा। यहाँ पे क्या लगा दे, क्या सोचते हो? इसमें डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन सोचिए। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है। तो नाइट्रोजन बनेगा निगेटिव, ये बनेगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। तो 3 डाइपोल मोमेंट इधर जा रहे हैं, है ना, 3 तो इधर जा रहे हैं, म्यू म्यू। तीसरा कौन सा बनेगा, आपको बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन है और कोई एटम है तो ये क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है, और उसके कंपैरिजन में ये क्या बनता है, नेगेटिव। तो एक डाइपोल इधर चला जाएगा, म्यू 1 लिख दो इसको, ये म्यू थे, ये क्या हो गया, म्यू 1। तो 3 तो इधर ऊपर की तरफ जा रहे थे और एक इधर भी ऊपर की तरफ, तो नेट की वैल्यू कुछ अच्छी ठीक ठाक होगी। मान लो ये इनका फैक्टर 2 2 2 था, इसका फैक्टर 5 था, तो 2 + 2 + 2 6 6 + 5 बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक, अब यहाँ पे सोचते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन के कंपैरिजन में कम होती है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन क्या बन जाएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन निगेटिव बना था, यहाँ पे क्या बनेगा, पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव। 3 डाइपोल कहाँ है, नीचे की तरफ, इन दोनों का रिजल्टेंट नीचे की तरफ लगेगा, एक यहाँ पे और लग रहा है, ऐड हो जाएगा। ठीक, लेकिन ये जो 3 डाइपोल ऐड हो रहे हैं यहाँ पे, तो ये पॉजिटिव है और ये क्या है आपका निगेटिव लोन पेयर, एक डाइपोल अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, एक इसको कैंसिल आउट करने के लिए बैठा हुआ है 3 डाइपोल को। तो इसका मतलब यहाँ पे 3 फैक्टर ऐसे काम कर रहे हैं जिनको एक कैंसिल आउट करने के लिए अपोजिट में, यहाँ पे जितने डाइपोल थे सब क्या थे, एक ही डायरेक्शन में लग रहे थे। तो पॉसिबिलिटी किसकी बनती है कि NH3 का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, NH3 के। बाकी वैसे ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल है। आप ये भी कह सकते थे कि भाई यहाँ पे मान लो अगर बहुत ज्यादा चार्ज आ रहा है तो यहाँ पे वैल्यू ज्यादा भी तो हो सकती है ना। ठीक है, पक्का। चलो भैया, एक और कर लो, फिर आपको आज स्टार्ट कर देते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th में भी और जेई में भी हर सवाल जेई नीट एमओ थ्योरी के बिना पेपर नहीं बने। ये ये कौन सा मॉलिक्यूल है, बेंजीन। ठीक, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि म्यूनेट 0 है या नॉन 0। ठीक, तो बेंजीन का मॉलिक्यूल तो आपको सिमेट्रिकल दिख रहा है, ये जो है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। और जो बेंजीन होती है वो प्लेनर होती है, कैसी होती है, प्लेनर। इस बेंजीन के प्लेन की एक तरफ एक Cl लगा हुआ है, Cl कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। इस बेंजीन के प्लेन के एक तरफ क्या लगा हुआ है, Cl, Cl कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो एक डाइपोल बनेगा इस कार्बन और इस क्लोरीन के बीच में, ये कार्बन है, यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव। तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी ही। तो इसका मतलब म्यूनेट 0 होगा क्या, नहीं। से पूछा क्या म्यूनेट 0 है या नॉन 0, तो म्यूनेट क्या है, नॉन 0। इसका मतलब मॉलिक्यूल कैसा होगा, होगा
पोलर नॉन पोलर पूछा है कि कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है, कौन सा मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। अब देखो इसी केस में एक और जोड़ लेते हैं, एक क्लोरीन और जोड़ लो, एक इधर और एक इधर। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब जीरो हो जाएगा। क्यों, एक तो इस डायरेक्शन में जाएगा डाइपोल ऊपर की तरफ, और एक कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ। ये पॉजिटिव, ये कार्बन है, ये कार्बन पॉजिटिव, ये क्लोरीन नेगेटिव, फिर ये कार्बन पॉजिटिव ये वाला, और ये क्लोरीन क्या होगा, नेगेटिव। ये कार्बन क्लोरीन के बीच का है तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू मान लो 5 है। ये भी कार्बन क्लोरीन के बीच का है तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट की वैल्यू मान लो 5 है। दोनों कहाँ है, 180 डिग्री पे। तो 180 डिग्री पे है तो क्या हो जाएगा आपका डाइपोल मोमेंट 0। तो म्यू नेट अगर 0 हो गया तो क्या हो गया, पोलर हुआ कि नॉन पोलर। यहां तक बात सबको क्लियर है, यस और नो। जहां पे क्लोरीन लगा हुआ वहां पे नहीं, नहीं हाइड्रोजन है। नहीं यहाँ का हट गया, यहाँ का हट गया। बेंजीन ये होती है ना, बेंजीन ये है, बेंजीन क्या होती है, ये है बेंजीन। जब क्लोरीन आप लगाते हो ऊपर की तरफ एक, तो एक हाइड्रोजन को आपको क्या करना पड़ता है, हटाना पड़ता है, तभी तो क्लोरीन लगता है। और यहाँ से भी अगर हटा दिया तो यहाँ भी एक क्लोरीन लगेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, बाकी पोजीशन में हाइड्रोजन है। 4 पोजीशन पे हाइड्रोजन है, 2 पे। रिंग ऐसे है एक प्लेन में, एक Cl आगे की तरफ मान लो, एक Cl पीछे की तरफ, तो दोनों डाइपोल मोमेंट एक दूसरे से किस एंगल पे हो जाएंगे, 180। और C और Cl के बीच में, इसलिए वैल्यू भी क्या आएगी, सेम। इसकी जो वैल्यू होगी इसकी भी वही वैल्यू होगी, बस डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट। तो म्यू नेट क्या हो जाएगा। अब देखो ऐसे लगा देते हैं, 60 पे लगा दो, 120 पे लगा दो, एक Cl यहाँ, एक Cl। अब इसमें ऐसे समझते हैं कि एक डाइपोल ऐसे है तो एक डाइपोल ऐसे है 60 डिग्री, एक दूसरे के कैसे है 60 पे। एक का डायरेक्शन यू और एक का डायरेक्शन, एक का ऊपर की तरफ, एक का डायरेक्शन ऐसे और एक का डायरेक्शन ऐसे। कितना एंगल बन गया, अप्रॉक्स अप्रॉक्स 60 मान लो। यहाँ पे एक डाइपोल और एक डाइपोल, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये, तो दोनों डाइपोल अप्रॉक्सी 60 पे लग गए। तो 60 पे कुछ डाइपोल मोमेंट तो आएगी ही वैल्यू। 60 डिग्री एंगल पे 0 तो नहीं होता, आपको पता है ना म्यू नेट। अगर दो डाइपोल इक्वल है, दो वेक्टर इक्वल है, तो 60 डिग्री पे कोई वैल्यू आती है ना, जो भी आती है cos 60 की वैल्यू क्या होती है, म्यू स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू स्क्वायर cos 60, यही वैल्यू आएगी ना म्यू नेट की। तो कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो √3 म्यू आ जाएगा। यानी म्यू नेट 0 तो नहीं है ना वैल्यू कुछ, तो म्यू नेट की वैल्यू क्या है, नॉन जीरो। तो पोलर होगा या नॉन पोलर, हाँ पोलर होगा ना, नॉन जीरो। म्यू नेट की वैल्यू क्या है, नॉन जीरो। नॉन जीरो का मतलब डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट होने का मतलब पोलैरिटी है। ठीक है, अगर 0 हो जाता तो डाइपोल मोमेंट 0 तो पोलैरिटी 0, तो उसको बोल देते हैं नॉन पोलर। क्लियर। एक केस और देख लो, 120 पे भी लगा सकते थे ऐसे।
ऐसे 180 पे, यहाँ पे अपोजिट, अपोजिट में लगता है तो 180। इस पे एडजेसेंट पोजीशन पे लगेगा बेंजीन की, तो एंगल कितना होगा 60। और यहाँ पे लग गया तो कौन सा बनेगा 120। कैसे, एक डाइपोल ये एक डाइपोल। तो यहाँ पे भी म्यू की वैल्यू 0 तो नहीं होगी, 0 तो नहीं होगा, कुछ वैल्यू आएगा। तो कैसा होगा मॉलिक्यूल, पोलर। अगला केस देखो, अब ऐसा ले लो, ये बेंजीन था, इसके पहले वाला इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन है, 1,4 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं, इसको बोलते हैं 1,4 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। इस पोजीशन को 1 बोलते हैं, इसको 2, इसको 3, इसको 4। तो 1 पे क्लोरीन, 4 पे क्लोरीन, तो 1,4 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। इसमें डबल बॉन्ड नहीं, इसमें रिंग में डबल बॉन्ड नहीं। जहां पे रिंग में डबल बॉन्ड होता है वो मॉलिक्यूल इस तरीके का एक प्लेन में होता है, और इस पे एक क्लोरीन इधर था और एक क्लोरीन इधर, ठीक। जब मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है, उसके कार्बन प्लेनर नहीं है, तो उस पे जो ग्रुप अटैच होंगे वो कैसे होंगे। अगर इस कार्बन को देखो तो इस पे कौन सा बॉन्ड है, ध्यान से देखो, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, ऊपर वाले कार्बन। इस कार्बन पे देखें तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, कार्बन के कंपाउंड के लिए आपको क्या बताया था कि अगर कार्बन के चारों तरफ केवल सिंगल बॉन्ड है तो वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होगा। कैसा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3। नीचे वाले की भी यही पोजीशन है, हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp3। तो sp3 में तो अरेंजमेंट कुछ टेट्राहेड्रल हो जाता है, 3 हाइड्रोजन अलग तरीके, इधर इधर के ग्रुप अलग तरीके से लगे होंगे, और एक जो Cl लगा होगा वो क्या होगा, अलग होगा। तो ऐसी जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन पे जो क्लोरीन लगे हुए हैं ना, दो अपोजिट, वो बेंजीन की तरह नहीं है। बेंजीन में ऐसे था, एक आगे और एक पीछे। इसमें क्या होते हैं कि इसमें आगे और पीछे नहीं लगे होते, इसमें क्या होता है कुछ एंगल बनाते हैं एक दूसरे के साथ, क्या होता है कुछ एंगल बनाते हैं। इसमें आप सीधे ऐसे अपोजिट नहीं बोल सकते। तो आपको अभी क्योंकि इसका 3D आपने पढ़ा नहीं है, तो इसका आप इसमें क्या याद रखोगे कि रिंग इज नॉट प्लेनर। तो रिंग अगर प्लेनर नहीं है तो जो ग्रुप लगे होंगे उनके बीच में 180 का एंगल नहीं बनेगा, कोई एंगल बनेगा। तो अगर कोई एंगल बनेगा तो म्यू की वैल्यू जरूर कुछ ना कुछ आएगी, कैंसिल नहीं। तो ये जो म्यू है और ये जो म्यू है ये कैंसिल नहीं करे। अगर कैंसिल नहीं होंगे तो क्या होगा, म्यू नेट की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, नॉन जीरो होगी। और नॉन जीरो होगी तो कैसा मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। तो पहले सबसे पहले अगर ऐसा कंपाउंड आपको दिखता है तो सबसे पहले क्या देखना है कि बेंजीन है, बीच में डबल बॉन्ड है या नहीं है। अगर बेंजीन है तब तो आप वैसे ही सोचो सिंपल कि दो वेक्टर ऐसे लगे हैं कि दो वेक्टर 60 पे हैं कि दो वेक्टर 120 पे। पर अगर ऐसा मॉलिक्यूल आपको दिखाई दे रहा है और अपोजिट भी लगा रहे हैं तो एंगल तब भी 180 नहीं आएगा, ये जैसा दिख रहा है वैसा नहीं, ठीक है। अब मान लो आपको कंपेयर करना है HF NH3 और H2O, HF NH3 और H2। तो हम लोग क्या देखते हैं, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेसिस पे हो जाता है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, इससे कम इसकी
और फिर उसके बाद सबसे कम इसकी। ठीक है, तो जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सबसे ज्यादा है, उसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा। फिर उसके बाद क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा थी, क्लोरीन की। ठीक है, ये सब केसेस हैं जो किसी ना किसी पेपर में आपसे पूछे गए, कभी कुछ पूछते हैं, कभी ये देखो, ये कौन से ग्रुप के एलिमेंट है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, फिर सिलीनियम है, फिर टेल्यूरियम। ओल्ड स्टाइल से टीपो वही वाले हैं ना, 16 ग्रुप के। तो नीचे आओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डाउन होगी। इसका मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, ऑक्सीजन की, फिर सल्फर की, फिर सिलेनियम की, फिर टेल्यूनियम की। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, वहां पे चार्ज ज्यादा, और वहां पे डाइपोल मोमेंट ज्यादा। तो अगर इनका डीएम कंपेयर करना है तो कैसे करोगे, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, यहाँ पे सीधे सीधे कैसे हो जा रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेसिस पे आप फाइंड आउट कर। ठीक, सवाल करेंगे, पुस्तिका लाए हैं कोई, नहीं ये नहीं, इसमें क्या है, जेई के हिसाब से कुछ है ही नहीं। मैं तुम्हारे ऊपर लिखूंगी ना, तुम ही रिसर्च टॉपिक हो मेरा। केमिस्ट्री में तो हम बहुत कर चुके, तुम्हारे ऊपर रिसर्च करनी है हमको। प्रैक्टिस बुक आपको नहीं बताई मैंने, प्रैक्टिस बुक नहीं बताई मैंने आपको अभी तक। फिजिकल के लिए एन अवस्थी लिख लो, सो रहे हैं आप लोग। फिजिकल के लिए एन अवस्थी, नरेंद्र अवस्थी की आती है बुक, जेई वाली लीजिएगा, नीट वाली भी आती है। इनऑर्गेनिक के लिए आपकी आती है बीके जायसवाल, ऑर्गेनिक के लिए एमएस चौहान। प्रीवियस ईयर में भी मतलब ले जाने हो तो पुराने मेरे पास है, वो ले जाना, जब अगले साल अपने उसमें आना तो लेना। ठीक है, अगर अभी करना हो कि मतलब शीट मेरी खत्म हो गई, एनसीईआरटी मेरी खत्म हो गई, तो उसके बाद इन दोनों के बाद पीवाईक्यू आप कर सकते हो, तो मेरे से मांग लेना। चार्टा, चार्टा देखा है, फिर मैंने भी देख लिया कि आप लोग कुछ करते तो हो नहीं, शीट तुमसे होती नहीं है, तो फिर मैं क्या फोकस करूं किताब किताब पे। तुम शीट ही कर लो, एनसीईआरटी कर लो, करते ही नहीं हो तुम जरा सा भी। हाँ,
चलो क्वेश्चन लिखो, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। पीएम कंपेयर करना है, पीएम नहीं डीएम। बताना है आपने हाईएस्ट, हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन है इस मॉलिक्यूल। सब लोग देखिए, सब लोग करिए, जिसको जो पॉइंट नहीं समझ आ रहा है वो पूछिए, नहीं तो नहीं तो बताते हैं फिर। एक और है ना, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, एक और है, कहाँ गया। हाँ 4, सब में बेंजीन है। चलो भैया जल्दी से बता दो, ये तो फटाफट बताना चाहिए आपने। ए बी तो बोल दूं मैं, किसको ए किसको बी। सोचो, फ्लोरीन क्लोरीन में अभी कुछ बताया था। फ्लोरीन क्लोरीन में कौन पहले आएगा, क्लोरीन, फिर कौन आएगा, फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन और आयोडीन का तो ऑर्डर सेम ही था, मतलब जो जो हम सोच रहे थे वही था। चलो नेक्स्ट करो। ये पूरी भरेगी, देखो ये तो स्लाइड ही देख के घबरा गए। चलो स्लाइड जितनी भी हो सही है, एकदम सच्ची बात बोली है। चलो भैया जिंदगी, ये एक्स है और ये एक्स, ये कोई ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। एक में अपोजिट लगा दिया, ऑल हैव सेम म्यू, सब में सेम डाइपोल मोमेंट है। मैक्सिमम लिखा हुआ है क्वेश्चन में, मैक्सिमम बता, मैक्सिमम डीएम, और यहाँ पे लगा हुआ है NO2 ग्रुप। NO2 जो होता है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला, जैसे फ्लोरीन था। क्या बात है, क्या निकाला है। बाकी लोगों का आंसर आ गया। हर्ष ने बताया कि पहले केस में 60 डिग्री एंगल है, तो दो वेक्टर 60 पे होंगे तो क्या निकल आएगा, फर्स्ट वाले केस में म्यू नेट बताया इन्होंने कि √3 म्यू आ जाएगा, और दूसरे वाले में क्या बताया, 120 पे, 120 पे क्या आएगा, 120 पे वैल्यू माइनस हाफ हो जाती है ना, तो वो कट जाएगा, म्यू आ जाएगा। और सी में क्या आ जाएगा, तो सब सेम है, नहीं तो डी का तो कोई बात ही नहीं बनती। हाईएस्ट कौन सा होगा, ए। मैक्सिमम किसमें होगा, कौन बोल रहा, 0।
हाँ तो हाईएस्ट पूछा है ना उन्होंने। ए हो गया। ठीक है, एक और कर लो। जेई का सवाल। क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है? हाईएस्ट पूछ रहे हैं इसमें भी। 2021 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट है भाई। जे मेंस। 5 5 5 का। 5 कार्बन है, 5 ऑक्सीजन। हाँ, जो पॉइंट है कॉर्नर है वो कार्बन। ध्यान से, ध्यान से, प्यार से। किसका ज्यादा होना चाहिए ये सोचना है, फोकस करिए। हाँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जितने पॉइंट है सब कार्बन है। बी में ये ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, सब कार्बन। हाँ, जितने कॉर्नर होते हैं किसी भी ऐसे शेप में, सब कार्बन। ट्राई करो। कैसे? ए का सबसे ज्यादा आ रहा है, कैसे? हम्म, हम्म, बाकी लोग क्या सोच पा रहे हैं? हम्म, डाइपोल किधर से किधर होगा पहले? कार्बन ऑक्सीजन पहले वाले में, ठीक है।
और ये जो बॉन्ड है इसमें भी पाई इलेक्ट्रॉन देख पा रहे हो, ठीक है। और अगर ध्यान से देखो, चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखो, तो कौन सा ऑप्शन ऐसा दिख रहा है जिसमें कुछ अनइक्वलिटी है? सी में क्या इनइक्वलिटी दिख रही है? डी वाले में क्या लग रहा है? डी में तो एक ऑक्सीजन की तरफ दूसरी तरफ बनेगा और एक उसके 180 डिग्री पे बन जाएगा, तो जीरो होने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। और सी को देखो ध्यान से, तो सी में क्या बन रहा है, किस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है? एक कार्बन एक कार्बन ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे एक कार्बन, उस पे डबल बॉन्ड, तो एक डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ दिखाई दे रहा है ना, म्यू इधर की तरफ दिख रहा है इसमें, ठीक। और अगर ये कौन सा था, ये सी था, अगर बी को बनाओ तो बी में कैसी पोजीशन तुम्हें दिख रही है? यहाँ पे सी नहीं होगा, क्या होगा? CH यहाँ पे क्या है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या दिख रहा है, CH2, ठीक है। देखो, ये जो पाई बॉन्ड होता है ना, ये भी चार्ज देता है इस कार्बन को, पाई बॉन्ड भी के भी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो चार्ज देते हैं, तो इधर से पाई इलेक्ट्रॉन चार्ज देंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन वाला कार्बन है जस्ट एडजेसेंट लगा हुआ है, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन वाला कार्बन, बीच में एक कार्बन और आ गया सिंगल बॉन्ड वाला, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये चार्ज सप्लाई करेगा वो उतना सप्लाई नहीं करेगा जितना इधर से सप्लाई होगा, समझ रहे हैं? अगर हम माने कि ये डबल बॉन्ड चार्ज सप्लाई कर रहा है इस कार्बन को, ठीक है, तो इधर से जितना चार्ज सप्लाई होगा उतना चार्ज सप्लाई इधर से नहीं होगा, ठीक है। तो चार्ज सप्लाई होने से क्या हो सकता है, या अगर इसको इस पोजीशन को पाई इलेक्ट्रॉन मानो तो इस कार्बन के रिस्पेक्ट में इधर से बनेगा एक डाइपोल, बन सकता है, और एक डाइपोल इस डायरेक्शन में बन गया, ऐसे अगर सोचें, ठीक है। और ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इस रिंग का जो प्लेन होगा उसी प्लेन में घूमते रहेंगे, यहाँ पे है ये पाई इलेक्ट्रॉन, तो इसका डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे बिल्कुल इक्वलिटी पे आ गई पोजीशन, ठीक। एक और केस कौन सा बन रहा था, ए वाला, ए वाले में भी ऐसी कुछ सिचुएशन है, ये सिचुएशन है, ठीक है। तो एक डाइपोल तो इधर हो गया और एक डाइपोल इधर हो गया, ठीक है। तो अनइक्वल सी जो सिचुएशन दिख रही है जिसमें म्यू की वैल्यू कुछ आनी चाहिए, वो कौन सी दिखाई दे रही है आपकी, ये वाली, बी वाली, ठीक है। एक और करिए, फिर एमओ थ्योरी का इंट्रो दे देते हैं। एमओ का इंट्रो दे दूं? या एमओ का इंट्रो ही करवा दे थोड़ा सा। कल क्या है, सब आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लिखो CH3Cl, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो CH3Cl, CH3Cl, CH, Cl3, CH2Cl2, CCl4, चार मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है।
पूछ रहे हैं आपसे कि म्यू जीरो किस में होगा। कल क्या है? हमें भी तो थोड़ा फ्री होने दो। कल आ जाना, मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगी, फोन पे। कल 12th वालों की क्लास रखनी है तो उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगी आपको। सवाल बता दो जल्दी से, किसका जीरो होगा? म्यू किसका जीरो होगा? कोई आइडिया नहीं है? अच्छा, ऑर्डर बता दो किसका वो ज्यादा, किसका कम। देखो जी, ये इसमें जितने भी एग्जांपल दिए हैं ना, सब में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। कार्बन पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? ऑर्डर बताना था डीएम का, डाइपोल मोमेंट का। तो इसमें सब में कार्बन के ऊपर कैसा हाइब्रिडाइजेशन है? अगर हम कैलकुलेट करें, स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम देखेंगे कि कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो वो क्या बनाएगा? sp3। तो 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, एक क्या लगा हुआ है? क्लोरीन पहले वाला। दूसरे में देखो, एक हाइड्रोजन लगा हुआ और 3 क्या लगे हुए हैं? क्लोरीन। तीसरे वाले में देखो, 2 हाइड्रोजन एंड 2 क्लोरीन लगे हुए हैं। और चौथे वाले में सबसे ज्यादा बैलेंसिंग पोजीशन बनी। चौथा वाला मॉलिक्यूल कुछ किस तरीके का है? जैसा CH4 होता है, जैसा CH4 होता है, रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। लोन पेयर नहीं है, तो आइडियली अगर हम सोचते तो क्या होता? म्यू जीरो होना चाहिए था। एलपी तो है ही नहीं, जीरो होना चाहिए था, लेकिन क्या है? ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो एक डाइपोल इधर, एक डाइपोल इधर, एक डाइपोल इधर, एक डाइपोल इधर। ऐसे जब केस बनता है टेट्राहेड्रल में, जब सारे डाइपोल इक्वल होते हैं तो म्यू नेट क्या आता है? यहाँ पे जीरो आता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। लेकिन बाकी सब में क्या होगा? बाकी सब में केस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसका किधर लगेगा? इधर की तरफ। इसके कहाँ पे लगेंगे? इधर। इसके यहाँ पे, इसके यहाँ पे। तो चार एक ही डायरेक्शन में, तो क्या बन जाएंगे? चारों के चारों जुड़ जाएंगे। तो म्यू नेट क्या होगा? नॉन जीरो। ठीक है। दूसरे वाले में देखो 3 क्लोरीन है, ऐसे हो गए। ठीक है। दो एक डायरेक्शन में, दो ऊपर की तरफ और दो नीचे की तरफ। यहाँ पे देखो डाइपोल, ये नीचे की तरफ और ये कहाँ है? ये भी नीचे की तरफ। सारे के सारे क्या हो रहे हैं? डाउनवर्ड लग रहे हैं। ठीक है। इसको देखो, इसका तो पता ही दिया। तो इसका मतलब जहां पे एक डायरेक्शन में लग रहा है वहां पे क्या होगा? जुड़ेगा। सारे के सारे फैक्टर क्या होंगे? जुड़ेंगे। और जहां पे अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, जैसे कि 2 यहाँ पे थे और 2 कहाँ पे हैं?
सेम सी डायरेक्शन में, तो वहां पे क्या होगा, म्यूनेट आपका, यहाँ पे भी वैल्यू कुछ ना कुछ होगी नॉन जीरो, यहाँ पे भी वैल्यू कुछ ना कुछ होगी नॉन जीरो। ठीक है, तो इसमें देखा गया कि जितने क्लोरीन का नंबर बढ़ता जाएगा उतना डाइपोल मोमेंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो क्लोरीन का नंबर किसमें सबसे ज्यादा है, ये वाले में है ना, तो इसका म्यू सबसे ज्यादा, इसका म्यू क्या होगा, सबसे ज्यादा, तो बी का सबसे ज्यादा, फिर सी का, फिर किसका, ए का, और सबसे कम किसका है, जीरो ही है, इसकी वैल्यू क्या थी। ठीक है, इंट्रो दे दे, अगले टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर दें। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अब मैं बोलूंगी ये भी क्या है, वीक बॉन्ड है और बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा बॉन्ड होता है, वीक। क्या क्या कंडीशन है, कब बनेगा सोचिए। ठीक है, जब आपके कोई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के बीच में, दो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के बीच में हाइड्रोजन आ जाता है। ठीक है, एक से तो वो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है और एक से नहीं जुड़ा होता है, तो जिससे नहीं जुड़ा है उसके साथ एक वीक बॉन्ड बना लेता है, उस वीक बॉन्ड को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ लीजिए, किसके बीच में आएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इन बिटवीन, किसके बीच में आके बेचारा फंसेगा, टू इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के बीच में। ये इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कौन कौन से हो सकते हैं, एफ, मेजर वे में ये होते हैं, फॉर्म, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कभी कभी क्लोरीन में भी देखा जाता है कि दो क्लोरीन के बीच में भी हाइड्रोजन फंस जाए तो बना लेता है हाइड्रोजन बॉन्ड। एग्जांपल से समझ लो, बात एकदम क्लियर। मान लो ये HF का एक मॉलिक्यूल है, ये HF का दूसरा मॉलिक्यूल है, ये HF का तीसरा, ये चौथा, ऐसे कई सारे मॉलिक्यूल्स। ठीक, अब अगर इस हाइड्रोजन को देखो तो ये इस फ्लोरीन और इस फ्लोरीन के बीच में है, ये एक इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम और ये भी इलेक्ट्रोनिगेटिव, दोनों फ्लोरीन इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये इसके बीच में फंस गया। जब ये इसके बीच में फंस जाएगा तो क्या होगा, इसके साथ तो बॉन्ड से जुड़ा ही हुआ है, जो जिसके साथ नहीं जुड़ा है उसके साथ एक वीक बॉन्ड बना लेता है, इसको ब्रेक लाइन से शो कर, बॉन्ड कभी टूटी हुई लाइन से शो किया जाए इसका मतलब वो कैसा बॉन्ड है, वीक है। ठीक है, तो ये कैसा बॉन्ड बनाता है, वीक बॉन्ड, और इसी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन। तो कहां कहां बनेगा, ये हाइड्रोजन भी तो इस फ्लोरीन के बीच फंस गया, ये हाइड्रोजन भी तो इस फ्लोरीन और इस फ्लोरीन के बीच फंस गया, ये वाला, देख पा रहे हो। अब इसमें आप क्या देख रहे हो, HF के कई सारे सैकड़ों मॉलिक्यूल, हजारों मॉलिक्यूल्स आपस में एसोसिएट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, किसके थ्रू जुड़े, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। एक मॉलिक्यूल से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं। जब कोई भी प्रोसेस मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है तो उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर, क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इससे जो मॉलिक्यूल हो जाता है वो क्या हो जाता है, बल्कि। कैसा होगा, बल्कि। आपने HF उठाया तो आप सोच रहे हैं कि ये गैसियस फॉर्म में एटम्स बड़े दूर दूर होंगे, लेकिन HF क्या बना लेता है, लिक्विड बना लेता है। क्यों, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल बहुत
पास पास हो जाते हैं, कई सारे एसोसिएट हो जाते हैं, तो मॉलिक्यूल क्या बन जाता है, बल्कि। तो इस मॉलिक्यूल, इस बॉन्डिंग को क्या बोला हमने, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। ठीक, मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा तो इंटर, और अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर कोई चीज होती है तो उसको बोलते हैं इंट्रा। दो तरीके की पढ़ने वाले हो आप। दूसरी जो है वो कौन सी है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो केस वही है, दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में कौन फंसेगा आके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो हाइड्रोजन ही फंसने वाला है, ठीक है। लेकिन वहां पे क्या था, कई मॉलिक्यूल्स के बीच में हुई थी, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल के अंदर होगी। जैसे एक एग्जांपल है इसका, बोलते हैं विद इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर होने वाला है पूरा प्रोसेस। ठीक, ये OH है, यहाँ पे लगा हुआ NO, ठीक, ये आपकी है बेंजीन। इस कंपाउंड को बोलते हैं ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल। क्या नाम देते हैं, ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल। नाम में कुछ नहीं रखा है, प्रोसेस को समझो। हाइड्रोजन कहाँ फंस गया, ये देखो, ये दिख रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो किस पे फोकस करना है आपने, हाइड्रोजन। एक तो इधर ऑक्सीजन था, एक साइड में इधर ऑक्सीजन आ गया, इसके साथ तो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा ही है, जिसके साथ नहीं जुड़ा उसके साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। कौन सी है, इंट्रा। इंट्रा मॉलिक्यूलर में क्या होगा, मॉलिक्यूल अंदर होगी, और इसीलिए मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा मॉलिक्यूल। क्या होगा, बॉन्डिंग से क्या होता है, फोर्स लगता है, तो ये मॉलिक्यूल यहाँ से क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगा। और जब कॉन्स्ट्रिक्ट करता है कोई भी मॉलिक्यूल, तो वहां पे MP मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाते हैं। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहां पे भी होगी, मॉलिक्यूल कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, इसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होंगे। जहां पे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, यहाँ पे HF के एक मॉलिक्यूल से कई सारे मॉलिक्यूल जुड़ गए, तो इफेक्टिव मॉलिक्यूलर वेट क्या हो गया, बढ़ गया। मॉलिक्यूल जैसे जैसे बड़ा होगा, बल्कि होगा किसी प्रोसेस में, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होते जाएंगे। भारी चीज को वेपर बनाने में क्या होगा, आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, वो ज्यादा टाइम में बॉयल होगा। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वहां पे लो हो रहा था, यहाँ पे क्या होगा, ठीक। इसके और एग्जांपल हम लोग नेक्स्ट उस पे कर लेंगे। आप इंट्रो तो हो गया ना,